नमस्कार जन टीवी, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। और दिल्ली के दंगल में आखिर फतेह भाजपा ने कर लिया। 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की है और बहुत सारे फैक्टर हैं। आम आदमी पार्टी कैसे आ रही, कैसे बनी थी, वो सफर भी सारा आप समाचार पत्रों में भी एक दिन बाद देखेंगे परिणामों के। और अगर आज भी आप खोल के देखेंगे तो ये सब बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है कि कैसे इसका गठन हुआ और कैसे ये सफर तय किया। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई, कई राज्यों में पहुंचे, वहां अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। लेकिन आम आदमी पार्टी के गठन के बाद सबसे बड़ा झटका अगर कहें तो दिल्ली चुनाव के इस दरमियान है। अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के चेयरपर्सन और सुप्रीमो कह सकते हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ये वो चेहरे हैं जो सौरभ भारद्वाज, जिनका अपना एक आइडेंटिटी है आम आदमी पार्टी के लिए, वो चुनाव हार गए। और इन चुनाव में उनका हारना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और स्क्रीन पे सुबह से आप देख रहे होंगे कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, किसने चुनाव जीता, कौन चुनाव हारा, कितने से हारा, कितने जीता, ये तमाम चीज़ें जब पूरी तरह से आपको पब्लिक डोमेन में भी मिलेंगी। लेकिन मैं सीधे हमारे पैनल के पास में चलना चाहूँगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टर्स ऐसे रहे हैं और जीत से कितने उत्साहित हैं और आम आदमी पार्टी कितनी नर्वस है, कांग्रेस की क्या भूमिका रही। तो हमारे साथ भरत मेघवाल कांग्रेस से हैं, अपूर्वा सिंह हमारे साथ भाजपा से हैं, पवन देव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। पवन, आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि आज सबसे बड़ा जवाब आप ही के पास में बनता है। बीजेपी की खुशी है। बीजेपी से अगर कहें तो दो शब्दों में भी अपने टाइटल के रूप में कह सकते हैं कि जनता का आभार, चुनाव लड़ा, हमने मेहनत की और जीत गए। लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौती थी और फेस भी आपने किया होगा, लेकिन रिजल्ट ऐसे थे, ये कहीं आपको आर्ट थी पहले? सबसे पहले तो सर मैं पूरी भाजपा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेहनत की और 27 साल बाद उनको दिल्ली में वापस एक सत्ता चलाने का मौका मिल रहा है। चूंकि आम आदमी पार्टी संघर्ष की पार्टी, इसका जन्म भी संघर्ष के साथ हुआ था और हम पहले भी संघर्ष कर रहे थे और आज हमें विपक्ष के रूप में संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता ने जो आदेश हमें दिया है हम उसको सराखों पे रख रहे हैं और संघर्ष करना हमारा काम है और संघर्ष करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि दिल्ली की जनता को वो मुद्दे मिले, वो सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है और जिसके लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही थी। और भाजपा निरंतर हम पे दबाव, कभी एलजी, कभी विभिन्न तरीकों से परेशान कर रही थी। अब डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से कहा जाता है, तो दिल्ली की जनता को डबल इंजन सरकार का लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो विपक्ष में हम मजबूती से खड़े हैं और लड़ेंगे। जी भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। यही सब कुछ होना था किस कंटेक्स्ट में, रिजल्ट को लेकर के? सर जी, कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो असेसमेंट किया और असेसमेंट करने के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि हम इस बार विदाउट अलायंस के हम इंडिपेंडेंटली दिल्ली के चुनाव में जाएंगे। और देखिए, जब संगठन की मजबूती होती है, जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला कि इस बार जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला था, वो मुकाबले के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत का श्रेय भी मिला, क्योंकि 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने 20 से 30% वोट शेयर लिया। 20,000 से ज़्यादा वोट कई कैंडिडेट ने, हमारे जो कांग्रेस के थे, उन्होंने लिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक 10 साल से एक सोच थी कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है, या दिल्ली के अंदर हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारा संगठन कमज़ोर होता जा रहा है या कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आती जा रही है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया। और रही बात देखिए भारतीय जनता पार्टी की, तो 27 साल बाद आज उनको दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया। और मुझे लगता है कि ये विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यमुना जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादों के हिसाब से दिल्ली की जनता को भी झूठे दिलासे दिए जाए। और रही बात देखिए आम आदमी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर जो एलजी का रहा, उसके बाद जो आरोप लगे और आरोप के बाद जिस तरीके से ये जेल के अंदर भी गए, तो अभी 4 जो जेल के अंदर गए उनमें से 3 ने चुनाव हारा है। तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज का जो डेंट था, वो डेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिया ही है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जी ने भी सक्रिय वहाँ पे भूमिका निभाई। और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पे भी और एक अच्छे विपक्ष के तौर पर भी वह मजबूती से खड़ी रहेगी, जो हमेशा मुद्दे उठाती रहती है। और आने वाले आगामी चुनाव में हम प्रयास करेंगे कि हम बेहतर और स्थिति के अंदर आए और सीटें जीतें या सरकार बनाने का प्रयास करें। भरत, आपका वोटिंग परसेंटेज तो बड़ा है, ये बात सही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से खाता नहीं खोल पाए आप लोग। तो पार्टी में कहीं कोई ऐसा है खामी, या कुछ आप कह रहे हैं कि एक ऐसा मैसेज जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, या फिर बीजेपी आरोप लगाती रही कि दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही? खैर, ये आरोपों की तो अलग बात है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस,
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे आरोप लगा रही, कांग्रेस आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही और आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के मिलीभगत का आरोप लगा रही है। तो ये तो खैर अपने एक पॉलिटिकल नजरिया है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन खाता नहीं खुलना आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है? आपने दिग्गज जो आपकी पार्टी के उन्हें चुनाव में उतारा, उसके बावजूद भी वो कोई जीत नहीं पाया। नहीं, देखिए, अल्टीमेटम तो हर पार्टी का एक ध्येय होता है जीतना, लेकिन 2014 में आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार की बातें की, और जब वो सब चीज़ें कोर्ट के अंदर गई तो सब चीज़ें निराधार रही। उसके बाद दिल्ली की जनता ने एक विश्वास इन पर जताया और आम आदमी पार्टी को मौका दिया। कांग्रेस की जहां उस समय शुरुआत में कमी रही कि हमने इनके साथ गठबंधन करने का प्रयास किया और अपने आप को बैकफुट पर लिया है, जहां पर 15 साल तक लगातार हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हमने विकास दिया। लेकिन इस बार जो हमने देखा, हमें ये था कि हमें इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना है, इंडिपेंडेंटली हमें वहां पे दिल्ली की जनता के बीच में जाना है, उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि जो 15 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी उस हिसाब से ही हमने चुनाव लड़ा और गठबंधन नहीं करने का ही परिणाम रहा। योगेंद्र जी कि आप देखिए 15 से 20 सीटों में जितना कांग्रेस के कैंडिडेट वोट लेकर आए उससे कम मार्जिन पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं और इसका परिणाम रहा। हरियाणा में हमने जब इनसे कहा था कि आप 5-6 सीटें ले लीजिए, तो ये कार्यकर्ताओं की एक आवाज है कि आप लोग अगर नेता गठबंधन करते तो तस्वीर बदल सकती थी। नहीं, इस बात देखिए, हमें गठबंधन नहीं करना था, बिल्कुल हमारा फैक्ट था कि हम इंडिपेंडेंटली जाएंगे, दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारी खोई हुई पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को वापस से मजबूत किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक कांग्रेस उस चीज में पास भी हुई है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा हमारा वोट शेयर बढ़ा है, 30,000 35,000 तक हमने वोट लिए हैं। बादल में जैसे देवेंद्र यादव जी का आप देखेंगे वहां 5 से 6,000 ही हार का मार्जिन रहा है और भी अधिकांश जगह 20,000 से ज्यादा का वोट कांग्रेस के कैंडिडेटों ने लिया है। इसका मतलब जनता वहां पर कांग्रेस को चाहती है, देखना भी चाहती है। चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ में। अपूर्वा जी, पूरा एक तो रिजल्ट को लेकर के अब तो सब कुछ साफ है और चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का ये सब पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन जो तय करेंगे वो। लेकिन पार्टी 27 साल बाद में वापसी करी है। अब यहाँ पे एक ये कहा जा रहा है कि अभी आपने सुना कि मिलके चुनाव लड़ते जो सीटों का जो अंतर दिया उसको लेकर के, दूसरा एक उम्मीद जताई जा रही है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लोगों को और राहत दे सकेगी। आप लोगों ने लंबे समय तक चुनाव देखा क्योंकि वहाँ पे पूरी पार्टी लीडरशिप वहीं रहती है, कहाँ खामी रही हैं, कहाँ पे दिल्ली की जनता को कुछ राहत देना है, तो उस और अब उम्मीद की जा सकती है कि डबल इंजन की सरकार वाकई दिल्ली में अगर विकास हो रहा था तो उसको और तेज करेगी और नहीं भी हो रहा था तो उसको पटरी पर लेके आएगी। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो दिल्ली की प्रदेश की जो देवतुल्य जनता है, जनार्दन है, जिन्होंने आज ये अपना मैंडेट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, अभिनंदन। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के ये मैंडेट आया है, क्योंकि दिल्ली की प्रदेश की जनता ने पिछले 27 सालों से जो है वो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं देखा। चाहे मैं 15 साल कांग्रेस की बात करूं या उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करूं, ये मैक्सिमम एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप्स ऑफ करप्शन में लिप्त दोनों ही सरकारें जो हैं कांग्रेस की रही या आम आदमी पार्टी की रही। मैं वहाँ 1 महीना रही। मैं दिल्ली की आपको मेजर समस्याएं बताती हूँ। ठीक है, आप एलजी साहब के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, आप उसको कुछ भी कहिए, मगर वहाँ की जनता साफ पीने के पानी के लिए तरस रही है। 6 महीने पहले जब मैं लोकसभा इलेक्शंस में वहां गई थी, तब भी वहां की जनता के साथ में सेम प्रॉब्लम थी कि उनके पास में एक मटमैला से रंग का पानी आता था। लगा कि साहब 1-2 हफ्ते की समस्या होगी, उसके बाद में सुलझ जाएगी, मगर अभी जब पुनः गई हूं तो पता चला कि ये समस्या अनवरत रूप से जारी है। लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से जो है वो साफ पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली एक ऐसा स्टेट हो गया प्रदेश का जहां पे सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वहां पे सीवर की जो लाइंस हैं वो ऊपर है और जो पेयजल की जो लाइंस बिछनी चाहिए वो नीचे बिछी हुई है। क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी या इसको भी एलजी साहब ने रोक रखा था? दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर इन्होंने कहा था हम स्कूल खोलेंगे, स्कूल की जगह इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। क्या ये भी एलजी साहब ने अनुशंसा की थी? ये भी पूछा जाए जरा आम आदमी पार्टी से। कहते थे हम एजुकेशन पॉलिसी को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, ये करेंगे, कुछ नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई। 10th का रिजल्ट दिखाते हैं साहब, देखिए 100% में से 100%, 95%, 98%। 9th का परसेंटेज आप देखिए, अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से आप 50 बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, 50 बच्चों को रोक दे रहे हैं। विश्व का कोई ऐसा बोर्ड बताइए जो इस तरीके से 50% बच्चों को रोकने की अनुशंसा करता हो। तो आप जब बच्चों को 9th में रोक दे रहे हैं, 11th में रोक दे रहे हैं, तो आपका बोर्ड का परसेंट तो अच्छा दिखेगा।
पर हुआ ये कि जो बच्चा उस वक्त फर्स्ट क्लास में हुआ करता था, जब किसी ने पहली बार अपना वोट डाला केजरीवाल को, वो बच्चा आज 10th में है, तब उनके पेरेंट्स को पता चलिए कि साहब ये तो बहरूपिया व्यक्ति है, ये जो कह रहा है इस व्यक्ति पर तो बिल्कुल हम विश्वास नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, जब केजरीवाल जी आए थे तो वो बड़े लूज साइज्ड शर्ट्स, मफलर और वैगन आर, 5 लाख की गाड़ी लेकर के वैगन आर में चला करते थे। आज ही इज ट्रैवलिंग इन एमजी की जो सबसे ग्लॉस्टर में ट्रैवल कर रहे हैं 50 लाख की गाड़ी के अंदर। तो आप मतलब उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, हमको ये देखना पड़ेगा और ये जनता ने देखा है। आम आदमी कहते कहते वो व्यक्ति कब आम से खास बन गया, और जैसे ही खास बना जनता ने अपने आप को उनसे एलिनेटेड फील किया। बेसिक डिमांड्स जो है वो जनता की वहां फील नहीं हुई। मैं वहां जब कैंपेन में गई तो एक मतलब मैं आपको सुनाती हूं, मैंने कहा साहब पोशंपा भाई पोशंपा, केजरीवाल ने क्या किया? 50 करोड़ की कोठी बनाई, दिल्ली में शराब की नदियां बहाई, दिल्ली की जनता की प्यास नहीं बुझाई, फिर भी उसको शर्म ना आई। अब इसके आगे की जो बात थी वो थी कि जनता ने हुंकार भरते हुए कहा कि शर्म ना आई तो अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अब तो जेल में रहना पड़ेगा। ये जनता का मैंडेट था। तो उन्होंने जो बटन दबाया है कमल के फूल का के ऊपर, ये उनका विश्वास है। जनता ने जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो बाकी देश के अन्य राज्यों के अंदर जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे किस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, उसके ऊपर अपना विश्वास जताया है। पुनः इस बात को दोहराती हूं कि ये जो जीत है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आई है, पर जिस प्रकार से जनता ने जिस विश्वास के साथ में हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी हमें दी है, हम उसी विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे और उनके प्रत्येक जो दुख उन्होंने इतने 27 वर्षों में देखे हैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे और उनके सपनों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल अपूर्वा जी, आज मैं वो ही थोड़ा सा 10 साल पहले लेकर के जाना चाहूंगा। जब रिजल्ट आ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया था मीडिया में, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी के साथ में उनकी 63 सीटें आई थी और एक ऐसा बहुमत था कि जिसे क्या कहें कि बिल्कुल जैसे छप्पर फाड़ के दिया हो, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इतना स्नेह और प्यार दिल्ली की जनता ने दिया है, मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा और ये पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि ये प्यार मैं शब्दों में अभी इसको बयान नहीं कर सकता। तो देव साहब, आप लोग कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे या तय है पहले से ही कि हाँ कुछ हमारी खामियां रही हैं? जैसे अभी एक नैरेटिव सेट हुआ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी कहा कि एक ईमानदार देश की राजनीति की में आवश्यकता है। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद उसी की वजह से सारे, और कांग्रेस के वोट को आप लोगों ने कैच किया, यानी कि उस स्थिति को आपने रिप्लेस किया, तभी आपकी सरकार बनी। ईमानदार छवि, छोटी गाड़ी, छोटे मकान, ये कही हुई थी अरविंद केजरीवाल जी की बात। खैर चलिए, ये क्यों कहा उन्होंने? अगर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के लिए जो आवास निर्धारित है उसमें वो छोटा है बड़ा है उसमें रहना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई मुझे तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। गाड़ी जो एलोकेट है, या आपके प्रदेश में ऐसी खूबी है या इतना पैसा है तो आप और लग्जरी गाड़ी खरीदिए, किसने मना किया? कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने उन तमाम चीजों को लेकर के आप जो परसेप्शन सेट किए हुए थे पहले, उसको नैरेटिव में तब्दील किया। वो किया इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने कहा यमुना के पानी का जिक्र अब तो कह रहे हैं कि करने नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले यमुना के पानी का बीजेपी के साथ साथ वादा केजरीवाल साहब ने भी किया था। तो भी आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो आप तो जनता के जहन में उतार नहीं पाए आपके कामों को लेकर के, लेकिन बीजेपी ने उसको पकड़ा और पकड़ करके उसमें अपनी ओर से एक हकीकत का एक दायरा तय किया और एक आईना दिखाने की कोशिश की कि देखिए ये सच्चाई है। अब वो थी नहीं थी ये इशू नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उसको सेट किया और आप लोग उसके अंदर अपनी उलझन में उलझते चले गए। क्या ये मालूम था बीजेपी आम आदमी पार्टी को? मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा, आप नैरेटिव की बात करें, मैं कह रहा हूँ ये नैरेटिव नहीं था, ये एक प्रोपेगेंडा था। जब से सत्ता में हमारी केजरीवाल सरकार आई थी, भाजपा को ये लगने लग गया था कि हम केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने जो सरकारी जो मशीनरी थी, ईडी है, सीबीआई, उनका दुरुपयोग करना शुरू किया। हमारी पहली पार्टी थी, हम हर बार एलजी को चैलेंज करते थे कि हमारे ये जो लेटर है वो रोके जा रहे हैं, जिससे जनता का काम प्रभावित होता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एलजी की कि वो हमारे जो जनता ने जिसको सरकार चुना उनके काम नहीं कर सकते? क्यों बार बार हमें परेशान किया गया? आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के अंदर जो हमें पूर्ण स्वराज नहीं है, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर हमारे पास ना पुलिस है ना कुछ भी। एक हमारी पार्टी को इतना टोल कर दिया गया 4 साल के अंदर कि हमारा जो विजन था, हम उस विजन को साकार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं,
एलजी साहब उसको रोक देते हैं। हमारी पहली ऐसी पार्टी है जो एलजी के घेराव करती है, एलजी से सवाल जवाब पूछती है कि आपने इसको क्यों रोका। एलजी जी इधर उधर घुमाते रहते हैं, क्यों? उनकी जो कठपुतली, लेकिन यहाँ एक चीज में कठपुतली बन के पार्टी की रणनीति हो सकती है सर, रणनीति नहीं, पार्टी की रणनीति हो सकती है। मैं एक सवाल, मेरा एक छोटा सा, आप कंटिन्यू करना, एक सवाल है। लेकिन देखिए, पब्लिक को काम चाहिए होता है, आए दिन के झगड़े नहीं। पब्लिक में एक इस तरह की स्थिति भी बन गई कि आपस में झगड़ते रहते हैं एलजी और मुख्यमंत्री। तो आप लोग सीधे उलझन में फंसते चले गए, बजाय इसके कि हाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए दूसरे राज्यों में, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी जम के नरेंद्र मोदी पे हमले बोलती है। दूसरे कई ऐसे राज्य हैं, केरल के अंदर तो लगातार सरकार बिल्कुल ध्रुव विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी की है, वहां पे भी एलजी है, वो सॉरी गवर्नर हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे गैर भाजपाई है, वहां भी गवर्नर हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक कि वहां पे आपके लोगों के लिए सामने हर्डल रही, लेकिन यही माना जाए कि केवल एलजी हर्डल पैदा करने के लिए बैठे हुए हैं तो ये पब्लिक के गले नहीं उतर रही बात। सर मुझे एक चीज बताए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वहां पे कुछ शक्तियां जो केंद्र के पास है, केजरीवाल जी के पास जितनी शक्तियां थी, जितना उनका उपयोग करना था उन्होंने किया। और हमें इस चीज का बड़ा दुख है कि 4 साल हमारा जो बीजेपी ने बार बार सरकारी मशीनों का जो दुरुपयोग करके हमारे काम को प्रभावित किया नकारात्मक रूप से, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाए। एक जो नैरेटिव आप जिसको कहते हैं, मैं नैरेटिव नहीं कहूंगा, मैं उसको प्रोपेगेंडा कहूंगा। जिस तरीके से एक मीडिया ट्रायल किया जाता है उस तरीके से हमारी छवि खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन आप इस चीज से भी हमें खुशी है, हमने तो 10 साल राज किया है अभी तक जनता की सेवा के रूप में, और आज हमें विपक्ष का मौका मिला है और विपक्ष में भी हम इतनी मजबूती से आवाज उठाएंगे। आप बताइए, जिस तरीके से कल 15-15 लाख रुपए की बात चल रही थी, 15 करोड़ आप कम, सॉरी 15 करोड़ हमारे जो नेता है, पार्षद भी नहीं लेते आजकल। सुनो मत सर, जिस तरीके से बात की गई, हमारे संजय सिंह जी खुद जाके वहां कंप्लेंट करते, आगे सरकारी मशीनरी बिल्कुल केंद्र सरकार के दबाव के अंदर काम कर रही है। एक छोटा राज्य है, उसको भी हमारे पास पूर्ण स्वराज नहीं है, हमारे पास काम करने की शक्तियां नहीं है, तो किस तरीके से हम काम करेंगे? जो नैरेटिव सेट किया है, नैरेटिव नहीं वो प्रोपेगेंडा सेट किया गया है कि किस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी को परेशान किया जाए। सबसे बड़ा कारण आप हार का मान के चल रहे हैं। हम हार का नहीं मान रहे, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि बीजेपी ने जो षड्यंत्र किया, जो प्रोपेगेंडा किया, जो इमेज खराब करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की। आप कहते अरविंद केजरीवाल जी मफलर बांधते हैं, वो बंदा जब सिविल सर्विसेज में रह चुका है तो क्या वो एक गाड़ी अफोर्ड नहीं करता? और दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर वो किसी भी गाड़ी में घूमते हैं, एज ए सीएम वो गाड़ी में घूम रहे, तो सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। आज जिस घर की आप बात कर रहे हो, जिस घर की आप बात कर रहे हो, उस घर के अंदर अब जो मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा, ना कि केजरीवाल रहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केजरीवाल जी का जो व्यक्तिगत घर है, अगर उसमें कुछ बनाया हुआ है तो आप मुझे कह सकते हैं। आप सरकारी बंगले में अगर कुछ निर्माण किया जाता है, उसके बारे में उसका उपयोग कौन करेगा? सरकार में जो दूसरा मुख्यमंत्री होगा। अब जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा वो बैठेगा वो, तो क्या बीजेपी का जो मुख्यमंत्री दूसरा बनाया जाएगा? सुनिए, किसी राज्य में किसने भी सरकारी बंगले के अंदर काम करवाया? मुझे नहीं लगता बीजेपी ने बहुत बड़ा इतना कुछ वो बना दिया। ये सिर्फ इस वजह से बनाया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार खुद कहते रहे ये बात कि देखिए मैं छोटा बंगला, ये मुझे देश की राजनीति की एक तस्वीर बदलनी होगी कि हम कैसे जनता की, वो बत्ती पे भी रुके और मजबूरन दूसरे लोगों को भी रुकना पड़ा। मैं तो पहले दिन कहता हूं, देखिए ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। देश का कोई भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है या गवर्नर है या मिनिस्टर भी है, जो उस क्षेत्र का प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना चाहिए। जो लोग करते आ रहे हैं मैं भी वैसे ही करूंगा। तो ये सब कुछ कहने की आवश्यकता जो थी बीजेपी ने उसी में कहा, और वही बीजेपी का रहा कि आप देखिए आपके मुख्यमंत्री जो कह के आए थे उसकी सच्चाई क्या है। तो आप जो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा रचा इन्होंने बीजेपी ने, वो है, लेकिन अवसर किसने दिया? अवसर तो आम आदमी पार्टी ने ही दिया। किया, तभी तो आज हम विपक्ष में मजबूत है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस भी तो वहां काम कर रही थी। आज तो फिर भी हम 22 चले, मैं कांग्रेस से बात समझाना चाहूंगा। मजबूत है। हम आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली की तस्वीर बनी है 27 साल बाद भाजपा की वापसी, आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठा दिया, ये एक प्रोपेगेंडा का रिजल्ट था कि क्या कुछ ये खुद के जो आम आदमी पार्टी ने एक बड़े बड़े ख्वाब दिखाए वहां की जनता का, उसका भी एक असर था? ये देखिए, मैं दोनों पार्टी की अगर बात कहूँ योगेंद्र जी, तो 93 से 97 तक भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद 97 के बाद लगातार 2014 तक दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी का सुशासन देखा, और उसी का परिणाम रहा कि जितना भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, चाहे मेट्रो चली या जो भी और सुविधाएं थी, वो सारी सुविधाएं कांग्रेस ने दी। उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आती है और जिस तरीके से अपना एक विजन स्थापित करती है कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है और हम ग्राउंड पर रहकर काम करेंगे, 10 साल में वहाँ भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता ने दोनों को देखा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से
से काम तो किया, दोनों को देखा भ्रष्टाचार कर, फिर भी सर मैं दोनों उसी को पे आ रहा देखा। हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूं। फिर 10 साल में हमने देखा, जिस तरीके से आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, कि जब जनता आपको जिम्मेदारी देती है तो जनता ये नहीं सुनना चाहती कि एलजी काम नहीं करने दे रहे या कोई दूसरी गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने देना चाहती। आपकी जिम्मेदारी तय होती है कि आप वो सर्विसेज को डिलीवर करें। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक ही राग अलापा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही। तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देने का प्रयास इस बार दिल्ली की जनता ने किया है। उन्हें लगा कि जिस तरीके से बार बार ये डबल इंजन का नाम लेते हैं, ये कहते हैं हम सुशासन देंगे, वो सुशासन देने के लिए एक बार उनको मौका दिया। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि पिछले 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, जहां से पूरे देश की सरकार चलती है, साथ के साथ सांसद आपके लगातार दोनों बार जीत कर आए, एमसीडी में आपका बहुमत है, आपका वहां पे अधिकार है। उसके बावजूद भी अगर दिल्ली की सड़कें खड्डों में भरी है, सीवर लाइन की मरम्मत नहीं है, वाटर का कनेक्शन ढंग से नहीं है, पानी दूषित जा रहा है, तो फिर ये 7 सांसद कर क्या रहे थे? क्या झुंझुना तो बजा नहीं रहे थे? कांग्रेस पार्टी तो पिछले 10 साल से वहां सत्ता में ही नहीं है, ना तो वहां पे एमसीडी में है, ना पे विधायकों में, ना सांसदों में। उसके बावजूद भी लगातार राहुल गांधी जी, देवेंद्र यादव जी, सबने वहां पर पदयात्रा की, कूली के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, आम आदमियों के पार्टियों के, आम आदमी के लोगों के बीच में गए, जंतर मंतर पे धरना भी दिया। मुझे एक इंस्टांसेस बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरकर आम जनता के लिए किसी भी तरह का प्रदर्शन किया हो। मुझे लगता है इस बार जनता ने एक मौका देने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी केंद्र में सरकार और डबल इंजन का आप राग अलापते हैं, तो उस तरह की यहां पर चीजें आप करके दिखाइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को प्रोटोकॉल निभाना चाहिए, हमने देखा राजस्थान में भी बत्ती पे रुकने का एक प्रोटोकॉल बनाना का प्रयास किया गया, लेकिन क्या हुआ? वो भी चीजें नहीं हुई। अब देखते हैं कि कितना भविष्य की गर्त में क्या छुपा है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कोई भी हो, मतलब पहले भी कह रहा हूं, नहीं मैं आपको कहे कि चलिए प्रधानमंत्री से अपेक्षा करें कि चलिए प्रधानमंत्री, प्रोटोकॉल है वो आपको लेना पड़ेगा, प्रोटोकॉल आपको लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहे राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, वो लेना पड़ेगा आपको। लेकिन आप सिर्फ इस आधार पर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से नहीं बच सकते कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। चलिए कहीं ना कहीं आपकी डिबेट के साथ साथ मैं तस्वीरों की ओर भी इंगित करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय दिल्ली के तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये वो तस्वीरें हैं लगातार प्रधानमंत्री तीसरी बार हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली की जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। एक तरह से ये हैट्रिक है, उनके चेहरे की खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी डिबेट जारी रखेंगे। चलिए मैं अपूर्वा सिंह के पास में जाना चाहूंगा। अपूर्वा जी, तस्वीरों से तो आप गदगद हैं ही, लेकिन अभी आप एक आरोप लगा आप पे कि प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, उसका जवाब नहीं दे पाए और एक साजिश की तरह से देख रही आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी सीधा आरोप है। दूसरा, कांग्रेस का आरोप यह है कि दोनों ही सरकारें वहां की जनता को हित साधने में, उनके जो सपने हैं उन्हें साकार करने में विफल रही। ना गड्ढों से बाहर लेकर के आए, ना शुद्ध जल पिला पाए, ना लॉ एंड ऑर्डर दे पाए। सबसे पहली बात तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हमने जनता की आवाज़ उठाई, हमने जनता के दर्द को समझा, हमने जनता की जो पीड़ा थी उसको मुद्दा बनाया, और हम उसको लेकर के जनता के बीच में ही गए कि अगर आपके साथ में ये समस्याएं हैं तो हम इसको सुलझा सकते हैं। अब अगर जनता की पीड़ा को समझना, जनता की पीड़ा के लिए आवाज़ उठाना अगर इनको प्रोपेगेंडा लगता है, तो वो इनकी लिटरेचर में, इनकी पार्टी के लिटरेचर में उसको प्रोपेगेंडा कहते होंगे, मगर हमारे यहाँ पे इसको जनता की पीड़ा को समझना कहते हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि साहब यमुना के ऊपर तमाम तरीके के, केजरीवाल जी ने कहा कि साहब हम शुद्ध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर नहीं किया प्रयास। आज भी यमुना जी के अंदर 26 नाले खुलते हैं। उसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि एक द्वारका विधानसभा है जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के तहत आती है, और वहाँ की जो सांसद महोदय हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन्होंने उस जो नाला वहाँ पे बहकर आता था, जिसमें सीवर का पानी, तमाम तरीके के इंडस्ट्रीज का पानी आया करता था, उसमें एसटीपी और ईटीपी 9 जगह पे 9 केंद्र बना के उन्होंने अपने कोष से, मद से उसको लगाया है। और अब जो पानी उस नाले से होकर के यमुना जी में जाकर मिलता है, वो इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है कि उसके अंदर साफ आप मछलियों को तैरते हुए तक देख सकते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन लोगों का विजन। मगर यही काम सरकार क्यों नहीं कर पाई, वहां की राज्य सरकार? अब खैर, अब मैं दोष आरोपण का गेम, इसलिए आरोप प्रत्यारोपों का जो खेल था वो सब पहले तक था। अब तो क्योंकि मैंडेट हमारे पास में, हम दिल्ली को परिवर्तित करके, दिल्ली की, प्रदेश की जनता को वापस से सुखी करके और वहां की सुख समृद्धि से परिपूर्ण करके दिखाएंगे। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े उससे आरोप लगाया कि साहब हमको एलजी साहब कुछ काम नहीं करने देते थे। एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने एक सभा करी और उस सभा के अंदर जाकर के बोला कि साहब ये मेरे 15 जो हैं वो मेन मुद्दे हैं और ये मेरे 15 मेन वादे हैं।
एक जनता ने वहां पे, एक सरदार जी थे, उन्होंने हाथ खड़ा करा कि साहब आप अपना 16वां वादा भूल गए, गुड फेथ में कि साहब ये तो मेरा ही हितेश है। उन्होंने बुलाया, आइए आइए मंच पे बताइए कौन सा वादा। उन्होंने कहा कि साहब ये वादा कि आप बार बार मीडिया के सामने जाओगे, मुंह लटका के कहोगे साहब एलजी साहब मुझे ये नहीं करने दे रहे, एलजी साहब मुझे वो नहीं करने दे रहे। एक बात बताइए, जिस घर के अंदर, जिन गलियों के अंदर सीवर का पानी रिफ्लक्स करके लोगों के घरों में घुस रहा है, गलियों को भर रहा है, वहां पे क्या सीवर साफ करने के लिए भी एलजी साहब इनको पत्र लिखेंगे तो ये सीवर साफ करेंगे? तो किस काम के लिए ये सीएम बन के बैठे हैं? दूसरी बात यह है, अगर किसी के घर में पेयजल नहीं पहुंच रहा है, उसका कनेक्शन आप काट के बैठ जाएंगे तो क्या उसके लिए भी एलजी साहब आएंगे, या उसका भी दोषारोपण एलजी साहब के ऊपर है? तीसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसको उसके प्लस और माइनस पता होते हैं कि मुझे कभी भी गोली लग सकती है, मैं कभी भी शहीद भी हो सकता हूं, और मैं कभी भी देश की जो है वो एग्जैक्टली। तो ये बात क्या केजरीवाल जी को पता नहीं थी कि अगर वो दिल्ली प्रदेश के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और वो सीएम बन रहे हैं तो वो पूर्ण स्वराज है कि अर्ध स्वराज है? इनको ये तो पता ही था। तो उस कंडीशंस के अंदर रहते हुए, और ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर के पास में है। केजरीवाल जी, आपने कहा सिविल सर्वेंट रहे हैं, उनको इतना तो पता ही है कि कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर उनके पास में कौन सा काम है। उन कामों के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? एक एजुकेशन का 1026 से ऊपर वहां पे स्कूल है, 300 समथिंग स्कूल्स के अंदर ही वहां पे साइंस फैकल्टी है। क्यों? बाकी के बच्चों को क्या पढ़ने की इजाजत नहीं है, मगर डरते हैं हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस श्रूडनेस के साथ में वो काम कर रहे थे, वो आज वहां की भोली भाली जनता उसको समझ चुकी है और इनको नकार चुकी है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा देव, आपके पास में नहीं आना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। तो चलिए, बीजेपी के पास में अभी अवसर है डबल इंजन की सरकार के साथ में काम करने का। तमाम चीजें हैं, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, मंत्रिमंडल भी बनेगा, उसके बाद में काम भी होगा, और विपक्ष की भूमिका में मजबूती के साथ में आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए। लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 टर्म से विपक्ष नहीं बन पा रहा था, इस बार विपक्ष भी बना है। और आगे देखते हैं कि जीतने वालों को भी शुभकामनाएं, सरकार बनाने वालों को भी शुभकामनाएं। लेकिन इतना है कि दिल्ली की जनता के साथ में काम के साथ इंसाफ होना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि जिस भी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो काम करे। अपना यूं कहूं कि जिस फेथ में जनता वोट डालती है, यानी कि जो भरोसा करती है, उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए, और उम्मीद है कि ऐसा होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।